उनको करना है। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द क्लास आई एम फ्री फॉर 1 hour फॉर यू, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि कोई डाउट है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे क्लास हो जाए। जैसे नॉर्मली ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि टीचर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, पता भी नहीं होता कौन सा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो हमारी क्लास में वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगा ना, देन देयर इज नो फन। मुझे भी मजा नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा। हो सकता है आप कंफर्टेबल तो फील करें कि किसी ने ना पूछा और ना हमने कुछ बताया, मजा आ गया, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उसका लॉस है, ठीक है। लॉस नहीं करना है। जब आप यू आर स्पेंडिंग सो मच एनर्जी, सो मच टाइम, सो मच मनी, तो यू शुड बी बेनिफिटेड, ठीक है। पर्पस हमारा, मेरा और आपका पर्पस क्या है कि आपको इसका बेनिफिट होना चाहिए जो भी क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ टाइम पास कि चलो पढ़ लेते हैं, कोई काम नहीं है इसलिए पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर बेटा फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ पहले आपको आइडिया दे दूं। अभी मैं आपको कह रहा हूँ डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है, जस्ट लिसन एंड सी। हमारा यहाँ पर्पस है फिजिक्स पढ़ना, ठीक है। और फिजिक्स में हमारा मेन जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। मैं अभी आपको थोड़ी देर में कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा और विल बी डीलिंग विद द फिजिकल क्वांटिटीज। अभी मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा जब लिखना होगा। फिजिकल क्वांटिटी से डील करेंगे, और जब भी बेटा हम किसी फिजिकल क्वांटिटी से डील करते हैं तो हम उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू परचेज सम, से पोटैटो खरीदना है, तो आप पोटैटो खरीदने के लिए उसका कुछ क्वांटिटी मेंशन करते हैं, लाइक 1 kg या 2 kg, है ना। तो ये केजी क्या होता है, ये यूनिट है। और मेजरमेंट मतलब यू टेल द अमाउंट ऑल्सो। आप किसी को ये नहीं बोलोगे, पोटैटो खरीदने वाले शॉपकीपर को ये नहीं बोलोगे कि आई वॉन्ट पोटैटोज या सम पोटैटोज, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट। सम का फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, तो आपको पूरा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यूनिट भी और उसका मेजरमेंट भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स मतलब, यूनिट मतलब उसकी नेचर बतानी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते आई नीड 2 किलोमीटर ऑफ पोटैटोज, क्योंकि किलोमीटर जो है वो उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहा जिसमें हम उस पोटैटो को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी सम स्लाइड्स फर्स्ट, फिर हम बात करेंगे, फिर हम लिखेंगे भी, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या पर्पस है बेटा हमारा, विल बी स्टडीइंग अबाउट the physical quantities. So let us have a brief introduction of units and measurements. ठीक है, मैं आपके लिए I'll play the slide show for you. देखिए, units and measurements, introduction of units and measurements दिखाई दे रही स्क्रीन सभी को, आई होप, ठीक है। Why we study about these units and measurements? Let us explore some questions कि ये curiosity हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्यों आई, क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कैसे किया। ये दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, कि हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसका रीजन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे देयर इज ए वेरी सिंपल फिनोमेना, हर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि रेनबो में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कलर्स का। ऐसा क्यों होता है, व्हाई देयर इज ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ कलर्स इन ए रेनबो, we'll try to find the answer in physics. There are so many things. Why do stars twinkle? ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, रेनबो वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी पढ़ा होगा। सो फिजिक्स विल आंसर कि स्टार्स का ट्विंकलिंग कैसे होता है, मेट्रॉइड क्या होता है, डेज एंड नाइट्स कैसे बनते हैं एक साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। सो वी कीप ऑन थिंकिंग एंड वी कीप ऑन फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, हम उनके आंसर जो है वो फाइंड करना है, कोशिश चलती रहती है। सो देयर इज ऑलवेज ए क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मींस आई वांट टू नो इट, दैट दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी कि हम कोई ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी जो है दैट लीड्स अस टुवर्ड्स साइंस, ठीक है। हाउ वी डिफाइन साइंस, अभी लिखना नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे आप। साइंस होता क्या है,
व्हाट इज साइंस? इट्स ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू। कैसे पता चलेगा ये नॉलेज कैसे आएगी हमारे पास? इट इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑर्गेनाइज नॉलेज सिस्टमेटिक नॉलेज है, और वो कैसे हम गेन करेंगे सिस्टमेटिक नॉलेज? ऑब्जर्व करके चीजों को, और फिर एक्सपेरिमेंट करके। सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं, इन ए शॉर्ट वाइल आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ ऑब्जर्व करके हमें नॉलेज नहीं मिलती है, हमें वो एक्सपेरिमेंटली देखना भी पड़ेगा कि हमारी ये ऑब्जर्वेशन कैसे एक फैक्ट है। ठीक है, हमने ऑब्जर्व तो किया, बट एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी उस ऑब्जर्वेशन को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमेशा राइट हो। इट इज नॉट नेसेसरी। सो व्हेन वी, जैसे हम एक रेलवे ट्रैक देखते हैं, ऐसे देखेंगे ना तो इस तरह से लगता है कि वो रेलवे ट्रैक ऐसे जा रहा है। मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे लगता है, एंड इट अपीयर्स कि आगे जाके तो ये कहीं मिल गया होगा, बट एक्चुअली ये कहीं नहीं मिलता है। दीज आर पैरेलल ट्रैक। जैसे ये डॉटेड लाइन है वैसा होता है, बट हमें ऐसे लगता है कि वो पैरेलल नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, वी कैन नॉट ट्रस्ट जस्ट ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन इज एसेंशियल। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो जरूरी है। एंड फॉर दिस वी नीड प्रिसाइज कैलकुलेशन। प्रिसाइज होता है एक्यूरेट, छोटी से छोटी वैल्यू को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ओम्स लॉ का कोई स्टेटमेंट है, 10th में आपने पढ़ा, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है, तो वो रेशियो कांस्टेंट है या नहीं कांस्टेंट है, वो कैसे पता चलता है? मेजरमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू एस्टैब्लिश द लॉज, कि जो भी लॉज की बात हम कर रहे हैं, जो भी कोई स्टेटमेंट है, तो एक्सपेरिमेंटेशन से क्या होता है? एक्सपेरिमेंटेशन से वी आर वैलिडेटिंग, वी आर लाइक एक किस्म से प्रूव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लॉ को एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, एंड दिस लीड्स टू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारा फिजिक्स का ना पर्पस है। यहां से आपका सिलेबस समझ लो स्टार्ट है। ये जो वर्ड लिखा है मेजरमेंट, दिस इज द बिगिनिंग। लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक। मेजरमेंट तो करनी है, बट किसकी मेजरमेंट करनी है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस पेन की मेजरमेंट कर दो, क्या इस पेन की मेजरमेंट कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ कर लेते हैं। नहीं बेटा, इस पेन की मेजरमेंट नहीं होगी, आप इसकी लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हो, आप इसका मास फाइंड कर सकते हो। पेन थोड़ी ना फाइंड किया। देखो क्या होता है, ये क्वांटिटी है, जैसे इसको क्या बोलेंगे? वेट, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इस पेन को मैं क्या बोलूंगा? ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। दिस पेन इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कि इस पेन को मैं ऐसे रखूं तो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पेन, ऐसे रखूंगा तो बोलूंगा व्हाट इज लेंथ ऑफ द पेन। तो बात एक ही है। या इस पेन के ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, तो वो प्रेशर की मेजरमेंट करेंगे। तो जिन भी क्वांटिटीज की मेजरमेंट की जाती है उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, आपको यहां से स्टार्ट करना, अभी नहीं लिखना, मैं लिखवाऊंगा अभी। तो व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल quantity. For example, length, mass, velocity, temperature, area, volume, density, pressure, force, momentum, these are all physical quantities. And what is a non-physical quantity? These are the non-physical quantities जिसको हम express नहीं कर सकते in terms of certain units. Love is not a physical quantity. Hatred is not a physical quantity. Like is not a physical quantity. Dislike is not a physical quantity. तो जिन क्वांटिटीज की हम मेजरमेंट करते हैं उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा एक टेस्ट लेके हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी? एयर। क्योंकि हम एयर की मेजरमेंट थोड़ी करेंगे, हम एयर का वॉल्यूम देखेंगे, एयर की डेंसिटी देखेंगे, एयर का टेम्परेचर देखेंगे। सो एयर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी।
तो इनमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? एक ही है, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यूरोसिटी तो क्या पढ़ा? क्यूरोसिटी से हमें क्या पता चलता है, बोलो? ये मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। क्यूरोसिटी साइंस। लीड्स अस टू साइंस। साइंस मतलब ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो यहां से स्टार्ट है फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन राइट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ विच एनी लॉ, थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, सिंपल वर्ड्स में क्या लिखना है वो भी लिखवाऊंगा। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन टर्म्स ऑफ विच एनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं या जिसकी फॉर्म में हम किन्हीं लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बट सिंपल वर्ड्स में लिखना है तो आगे लिखा भी होगा, मैं फिर भी लिख देता हूं। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड is known as physical quantity। जिस क्वांटिटी की मेजरमेंट की जा सकती है उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम में, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बस इतना लिखे आज आप पहले। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड directly or indirectly or in terms of which any laws of physics can be expressed is called as a physical quantity। and we have 2 types of physical quantities, fundamental and derived। क्या होती है उस पे आते हैं हम। ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा आपने? ये नोट करना है, यहां से नोट करना स्टार्ट कर दो आप। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। एक ऐसी क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, या जो किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं करती, उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। A physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called as fundamental physical quantity। ठीक है, और कौन सी है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस पे आते हैं बेटा बाद में। पहले हम हमारा क्या पर्पस है बेटा? देखिए, हमारा यहाँ पर पर्पस है फिजिक्स पढ़ना। हाउ वी डिफाइन फिजिक्स? सबसे पहले बेटा ये जो वर्ड फिजिक्स है, इट कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, मीन्स नेचर। तो अगर फिजिक्स को डिफाइन करना है इन द फर्स्ट गो, ये आपने लोअर क्लासेस में भी डिफाइन किया होगा, फिजिक्स is the study of nature or organ and natural phenomena। नेचर के बारे में पढ़ना, नेचुरल फिनोमिना जैसे अभी आपको बताया, डेज एंड नाइट्स का बनना, रेनबो के कलर्स का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्यों होता है। लेकिन जो सबसे मेन काम है बेटा फिजिक्स का, वो मैं यहां लिख देता हूं। फिजिक्स डील्स विद द मेजरमेंट प्रोसेस। फिजिक्स डील्स with the measurement process। that is the purpose of physics। aim of physics क्या है? मेजरमेंट करनी। किसकी मेजरमेंट करनी, उसकी बात कर लेते हैं आज हम। okay? सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं आज कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। What is a physical quantity? How we define a physical quantity?
ठीक है, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? ए क्वांटिटी आपने लिखा हुआ वैसे डेफिनेशन, मैं ब्रीफ वाली लिख देता हूं, विच कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी की हम मेजरमेंट कर सकते हैं उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सो आई राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म। बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर समझना बेटा, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैंने ना क्यू लेटर से एक्सप्रेस किया, एक लेटर मैंने यूज किया क्यू किसी क्वांटिटी के लिए, और उसे मैंने लिखा n इंटू यू। मेन चीज बता रहा हूं बेटा, किसी भी क्वांटिटी की जब हम मेजरमेंट करते हैं, इन जनरल उस मेजरमेंट करने में हम दो चीजें यूज करते हैं, टू पैरामीटर्स या टू कैरेक्टरिस्टिक्स। मेजरमेंट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। मेजरमेंट करके एक तो हम पता करते हैं कि उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू की। और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट में दो चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। क्या क्या? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू क्या है? यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो गई ना मैथमेटिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस सम मैथमेटिकल वैल्यू। यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है? मैथमेटिकल वैल्यू जैसे मैं बोलता हूं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 मीटर, है ना? तो इसके बेसिस पे देखो 2 और 3 देख के मैं बोलूंगा कि ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली इस डिस्टेंस से ज्यादा होगा। यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है? यूनिट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट से क्या पता चलता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर पता चलती है। नेचर मतलब देखो, यहां मैंने लिखा 5 मीटर, और अगर मैं यहां लिखूं 5 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या ये बोलूंगा कि ये दोनों एक ही है? क्योंकि दोनों में 5 लिखा है, तो मैं क्या ये बोलूं दोनों सेम है? नो। 5 मीटर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है। 5 डिग्री सेल्सियस अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू इज 5, बट डिफरेंस क्या है? यहां मीटर और यहां डिग्री सेल्सियस। तो इस मीटर के बेसिस पे मैं ये बोलूंगा कि ये जो 5 है, ये 5 एक्चुअली कोई लेंथ है, और ये जो 5 है ये कोई टेम्परेचर है। हम ये नहीं बोल सकते कि इतने मीटर इतने डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है? यूनिट से हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर के बारे में पता चलता है। यूनिट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं क्यू की, वी राइट n इंटू यू। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो यूनिटलेस होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज हैव सम यूनिट्स। ठीक है? फिर दूसरी चीज देखो बेटा, कोई लेंथ है, सपोज किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, मैंने बोला ये लेंथ है 3 मीटर, लेकिन आपने बोला नहीं सर मैं 3 मीटर नहीं, आई विल राइट इट एज 300 सेंटीमीटर। ठीक है? कोई दूसरा आ जाता है, वो बोलता है नहीं मैं तो लिखूंगा 3000 मिलीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे? कोई गलत है क्या इसमें? अपना अपनी मर्जी के हिसाब से यूनिट हमने चूज किया, किसी ने मैंने मीटर में किया, किसी ने सेंटीमीटर में किया, किसी ने मिलीमीटर में किया। क्या 3 मीटर और 300 सेंटीमीटर जो वैल्यूज हैं इनके बीच में कोई डिफरेंस है? मतलब अगर 3 मीटर इतनी सी लेंथ है तो 300 सेंटीमीटर क्या ज्यादा हो गई? नहीं बेटा। अगर हम डिफरेंट यूनिट्स की बात करें, हम देखेंगे कौन कौन से यूनिट्स हमने यूज करने हैं, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं फॉर डिफरेंट यूनिट्स। देखिए मैं दो की बात करूंगा, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है यूनिट। ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये भी यूनिट।
सो फॉर डिफरेंट यूनिट्स मैं क्या लिखूंगा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 किसके बराबर हो गया, N1U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 क्या है, इसमें मान लो दो सिस्टम लिए, ऊपर मैंने ले लिया फर्स्ट सिस्टम लिख लेता हूं और नीचे लिख देता हूं मैं सेकेंड सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या ली, N1, सेकेंड सिस्टम में N2। फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या लिया, U1, सेकेंड सिस्टम में U2। तो N1 इंटू U1 इज ऑलवेज इक्वल, अगर हम कन्वर्शन फैक्टर सही यूज कर रहे हैं, गलत नहीं, ये नहीं कभी बोलना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। ये नहीं बोलना कि ये भी वैलिड होना चाहिए। हमेशा जो कन्वर्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होती है। जैसे हमें पता है कि 1 मीटर अगर होगा तो वो 100 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन अगर 1 किलोमीटर हुआ तो वो 1000 मीटर हुआ, किलो में 1000 आएगा, ठीक है। तो कन्वर्शन हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंगली होगी, रैंडमली नहीं करनी है। तो N1U1 किसके बराबर है, N1U1 इज इक्वल टू N2 इंटू U2। तो जब भी हम कन्वर्शन यूज करते हैं वी जनरली राइट N1U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। तो अगर जनरली बात करेंगे हम लिखेंगे N इंटू U, एंड फॉर डिफरेंट सिस्टम्स हम लिखेंगे N1U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। यहां से बेटा एक चीज समझना, N1U1 जितना डिस्टेंस है या जितना मास है, जैसे मैंने बोला 3 मीटर इतना, तो 300 सेंटीमीटर भी इतना ही। इसका मतलब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि N इंटू U जो है ये कांस्टेंट होता है। N इंटू U इज कांस्टेंट, मतलब सेम आता है हर बार, चाहे 3 मीटर लो या 300 सेंटीमीटर लो या 3000 मिलीमीटर लो, वैल्यू विल बी सेम। अगर N इंटू U कांस्टेंट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं N इंटू U कांस्टेंट है तो N इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय U। So we will say N is inversely proportional to U. N is inversely proportional to U, है ना। कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इफ द यूनिट इज स्मॉलर, अगर यूनिट हम छोटा चूज करेंगे देन द न्यूमेरिकल वैल्यू is bigger and vice versa। अगर यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, और अगर यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। देखो 3 मीटर, 300 सेंटीमीटर, 3000 मिलीमीटर, यहां पर जो यूनिट है, मीटर आपको पता है बड़ा यूनिट है, तो यहां जो यूनिट है वो बढ़ा लिया, और जब यूनिट हम बढ़ा लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो छोटी। यूनिट बढ़ा लेंगे तो उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज ए स्मॉलर वैल्यू 3। यूनिट हमने थोड़ा छोटा किया, यूनिट छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, यूनिट और छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ गई। जितनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे यूनिट उतना, हम इसलिए देखो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हम सिर्फ यूनिट ही चेंज करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहने देंगे। क्या ये वैलिड है? क्या यहां हम इक्वालिटी डालें 3 मीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर? नो, इक्वल नहीं है। जब जब हम यूनिट चेंज करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को भी चेंज करना चाहिए। तो अगर हम कोई बड़ा यूनिट लेते हैं तो छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू चूज करेंगे, और अगर यूनिट छोटा लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी। जैसे देखो अगर मैं किसी मास को किलोग्राम में लिख रहा हूं
मैं लिखूं 5 किलोग्राम फॉर एग्जाम्पल। इसको अगर ग्राम में लिखना है तो मैं लिखूंगा 5000 ग्राम। कभी हम ये नहीं बोलते कि 5 इज इक्वल टू 5000, नहीं ना बोलते। ना ही हम ये बोलते हैं दैट केजी इज इक्वल टू ग्राम, केजी ग्राम के बराबर नहीं है। लेकिन 5 केजी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, वो बराबर है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी लेंगे, 5 की जगह 5000, तो हमें यूनिट छोटा चूज करना पड़ेगा, केजी की जगह ग्राम। 5 is not equal to 5000 and neither kilogram is equal to gram, but 5 kg is 5 ग्राम। इसको बोलते हैं कन्वर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वैसे वो आपको ऐसे भी पता है, हर किसी को पता होती है, कभी ये नहीं लिखना कि 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 मीटर। बोले किलो तो 1000 ही होता है, लेकिन ग्राम थोड़ी ना मीटर होता है। तो अगर हमारी लेफ्ट साइड में कोई क्वांटिटी है, राइट साइड में भी नेचर वही होनी चाहिए। मतलब अगर ये ग्राम किलोग्राम है तो यहाँ खाली ग्राम लिख दो, मिलीग्राम लिख दो, क्विंटल लिख दो, टन लिख दो, मास का ही यूनिट होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो क्या कंक्लूजन निकला, समझ में आ रहा है? कंक्लूजन ये निकला कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है u के। ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, फिजिकल क्वांटिटी को nu, और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर n स्मॉलर है तो u बिगर होगा, और अगर n बिगर है तो u विल बी स्मॉलर। इतना तो समझ में आ गया, इजी है। ठीक है। दूसरा बेटा, हमारे पास इन फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स है। फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये दो तरह की होती है। ब्रॉडली हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल और डिराइव्ड। Physical quantities are divided into two categories, fundamental quantities and derived quantities। ये जो fundamental quantities है ये basic quantities होती हैं। बेसिक बोलने का यह मतलब है किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं करती। बेसिक क्वांटिटीज मतलब विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए ये जो भी होती हैं मैं बताऊंगा डिटेल में। जैसे मैं सिंपल अगर बताऊं आपको तो मास, लेंथ और टाइम और भी होती हैं, एक्सेट्रा कर देता हूं। इस ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर मुझे पता करना है तो मुझे इसका मास फाइंड करके लेंथ नहीं मिलेगी, लेंथ ही पता करनी पड़ेगी। तो इसलिए बोलेंगे ये लेंथ जो है किसी पे डिपेंड नहीं करती है, तो लेंथ ही पता करनी पड़ेगी। लेकिन द क्वांटिटीज विच आर obtained from other quantities, the quantities which are obtained from other quantities are called as derived। कैसे? कोई फॉर्मूला यूज करेंगे डिराइव करने के लिए, कोई इक्वेशन यूज करेंगे, कोई फिजिक्स का लॉ यूज हो सकता है, तभी बोलेंगे डेरिवेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। एक्सप्रेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व होगा इसमें। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप जिस भी रूम में बैठे हो उसका एरिया फाइंड करो, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट रूम। ठीक है। ऐसे रूम होगा आपके पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रूम। तो क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, ब्रेड्थ निकालेंगे, तो बोलेंगे लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है,
तो क्या खाली लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने से एरिया मिलेगा? बोलो। नहीं, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अगर मुझे पता ही नहीं है एरिया का फॉर्मूला, तो मैं लेंथ फाइंड करके और ब्रेड्थ फाइंड करके कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यहाँ इक्वेशन इन्वॉल्व है। यहाँ पर कैसे पता चलेगा हमें एरिया कितना है? मेजरमेंट तो करनी है, ठीक है। किसकी मेजरमेंट करनी है? लेंथ और ब्रेड्थ की मेजरमेंट करनी है। फॉर्मूला यूज करना है, इक्वेशन यूज करनी है, लॉ यूज करना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि एरिया है कितना। ठीक है, दिस इज ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप एवरीबॉडी शुड हैव एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सबसे पहली बुक जो आपने लेनी है दैट इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बाकी यहां से भी आई विल सेंड द स्टडी मटेरियल, हम भी प्रोवाइड करेंगे स्टडी मटेरियल बुकलेट की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में नहीं। ठीक है, आपके घर में पहुंच जाएंगी बुकलेट्स, नोट्स, डीपीपीस। लेकिन आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगी, अभी तो नहीं मिलेंगी, अभी तो हम थोड़ा पढ़ेंगे, वो असाइनमेंट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि वो डेली बेसिस पे तो पॉसिबल नहीं है कि डेली बेसिस पे हम आपके घर में भेजें। ठीक है, स्टडी मटेरियल विल बी सेंड टू यू, बुकलेट्स, नोट्स या डीपीपीस जो भी होंगी। ठीक है, डीपीपीस भी हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में देंगे, क्योंकि ये तो डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं। ठीक है, टेस्ट आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा अभी, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी। टेस्ट ऑनलाइन मोड में, कैमरा ऑन करके और किसी पेरेंट के साथ बैठ के, तब मजा आएगा। चलिए जी, हम बात कर रहे हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज की। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। और फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए, एक्सप्रेशन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमारे पास कुछ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं बेटा, उनकी बात करते हैं आज हम। वी हैव सम systems of units, sorry, some systems of units। पुराने सिस्टम है ये, अभी लेटेस्ट तो कुछ और है। देयर इज ए सिस्टम कॉल्ड एज MKS, दूसरा है CGS, तीसरा जो सिस्टम है दैट इज FPS। MKS क्या फुल फॉर्म है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS stands for foot पाउंड सेकेंड। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपको पता चल ही जाएगा। ये मीटर सेंटीमीटर या फुट जो है ये लेंथ के लिए, केजी ग्राम पाउंड मास के लिए, सेकेंड तो टाइम के लिए। इनमें कुछ बेसिक कन्वर्शन के रूल्स हैं। ठीक है, एवरीबॉडी नोज कि अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देखो फिजिक्स में हम लिखते कैसे हैं, यू नो इट इज 100, बट हम लिखेंगे 10⁻²। होता वही है, बट लिखने का तरीका थोड़ा साइंटिफिकली आपने यूज करना है। 1 मीटर इज कितने सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर। और अगर आपको 1 सेंटीमीटर लिखना होगा मीटर में, देखो लिखने का तरीका 1/100 नहीं लिखना है, हाल तो होता वही है, बट यू राइट 10⁻² मीटर। कितना होता है 1 सेंटीमीटर? 10⁻² मीटर। या अगर मैं बोलूं 1 किलोग्राम, यू विल से इट इज 10⁻³ ग्राम। 1 किलोग्राम कितना है? 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम कितना हुआ? 10⁻³ kg।
1 ग्राम इज 10⁻³ kg। ठीक है, ये तो पहले से ही पता है आपको ना, सिर्फ लिखने का तरीका देख लीजिए, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से लिखना है, बाकी कुछ इसमें रूल कोई नया नहीं है। 1 फुट, आल्दो फुट ज्यादा यूज नहीं होता है फिजिक्स में, इट्स ए ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, बट बहुत बार हम आज की डेट में भी फुट यूज करते हैं। रूम की लेंथ इतने फुट है, ठीक है, हमारी हाइट इतने फुट है, 1 फीट जो है दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सिंपल याद रखो, बड़ा वाला जो स्केल होता है, ये वाला, ये स्केल होता है, ये बड़ा वाला स्केल 30 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसको फुट्टा बोलते हैं। फुट्टा 1 फुट का होता है, तो 1 फुट कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलूं इस फुट को मीटर में एक्सप्रेस करो, सो इट इज इक्वल टू 30 इंटू, अभी आपको बताया था 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, 10⁻²। So you can write 1 foot is equal to 30 into 10⁻², कितना हुआ, 0.3 मीटर। 1 फुट कितना होता है, 0.3 मीटर। सो अगर किसी की हाइट है, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, जैसे आई विल से कि आई एम 6 फीट, माई हाइट इज 6 फीट, सो दैट इज 6 इंटू 0.3 मीटर या 1.8 मीटर, या 6 इंटू 30 सेंटीमीटर में अगर करना है तो इट कम्स टू बी 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तरीका है फुट को सेंटीमीटर में या फुट को मीटर में चेंज करने का, राइट। तो 10 फुट अगर होगा, 10 फीट विल बी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मीटर। समझ में आ रहा है। एंड अगर हम बात करें पाउंड की, पाउंड किसका यूनिट है, पाउंड मास का यूनिट है। तो 1 पाउंड जो है अप्रोक्सीमेटली 455 ग्राम होता है, 453 होता है, बट मैं राउंड फिगर में लिखूंगा, 455 ग्राम होता है। तो कैन यू टेल मी ये कितने किलोग्राम है, 1 पाउंड जो है वो कितने केजी हुआ। 1 पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 पाउंड इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू नो किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम क्या लिखेंगे, 10⁻³ kg। तो अगर ये 455 ग्राम है तो इट विल बी 455 इंटू 10⁻³ kg, क्या बनेगा 0.455 kg। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, अगेन मैं एक और अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं, हम डेली लाइफ में ऐसे लिखते हैं कि 1 पाउंड जो है अप्रोक्सीमेटली आधा केजी होता है। आधा केजी मतलब 500 ग्राम होता है, तो 455 ग्राम है, बट अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा लिखते हैं। जस्ट कीप इन माइंड, जैसे हम कोई केक लेने जाते हैं, मुझे 6 केजी या 6 पाउंड का केक चाहिए, 6 पाउंड केक चाहिए, तो 6 पाउंड केक अप्रोक्सीमेटली 3 केजी होगा, थोड़ा सा उससे कम होगा। ठीक है, 2.5 और 3 के बीच में होगी वैल्यू। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना आज कर लीजिए, थोड़ा हम इसलिए हम थोड़ा सा स्लो मोड में रहेंगे, बट अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई चीज, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क, वी हैव ए व्हाट्सएप ग्रुप, इसीलिए बनाया ग्रुप, अदरवाइज इंडिविजुअली भी हम ब्रॉडकास्ट ग्रुपिंग भी बना सकते हैं, जिसमें किसी को पता नहीं चले कि किसी ने क्या पूछा और क्या जवाब दिया। यू विल आस्क इन द ग्रुप, यू विल आंसर इन द ग्रुप। जब मैं बोलूंगा कि मुझे इंडिविजुअली आंसर भेजो टेस्ट के, वो तो इंडिविजुअली भेजने हैं, बट अदरवाइज हम जो पढ़ेंगे क्लास में, जो हमारी डिस्कशन होगी, कोशिश करो ग्रुप में करें हम, ताकि एक तो बड़े ज्यादा मैसेज नहीं आएंगे, कोई मैसेज फिर मिस हो जाता है कई बार, और दूसरा ये है कि सबको पता चलेगा कि हम डिस्कस कैसे कर रहे हैं, ताकि अगर कोई नहीं पार्टिसिपेट करना चाहे उसको भी मोटिवेशन मिल जाए कि यार सब कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, कि मैं रोज आऊं, रोज यहाँ बोलूं और चला जाऊं, आप बोलो जी होगी क्लास। ठीक है, इट शुड बी ए 2 वे कम्युनिकेशन, शर्म नहीं करनी है,
ठीक है, घबराना नहीं है, आस्क वट एवर कम्स इन योर माइंड। ठीक है, लाइव क्लास में पूछो या क्लास के बाद पूछो, दैट इज योर चॉइस। क्लास की नोटबुक एक बना देनी है आपने, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाना है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक अच्छी सी नोटबुक बनेगी और आपने वहां से अपने एग्जाम के लिए तैयारी भी करनी है। ठीक है।